हमारा चैप्टर है पहला ऑडिट का, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ऑडिट में सेक्शन 128 लॉ में भी है और ऑडिट दोनों में है। सेक्शन 128 कहता है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और अदर रेलेवेंट बुक्स, यानी कि जब भी बुक्स की बात आती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता है, साथ साथ अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स भी कहता है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो कैसे बनानी है? सेक्शन 128 कहता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए ट्रांजेक्शन को, कौन सी ट्रांजेक्शन जो हेड ऑफिस ऑफ ब्रांच की और ब्रांच टू हेड ऑफिस है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे बननी चाहिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे अक्रूवल बेसिस पे बनने चाहिए और डबल एंट्री के हिसाब से बनने चाहिए। ठीक है, और फॉर्म जो है उसका ओरिजिनल होना चाहिए, यानी ओरिजिनली फॉर्म में रखी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो सेंट हो, जनरेटेड हो या रिसीव्ड हो। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए, वेदर इट इज सेंट, जनरेटेड और रिसीव्ड। ठीक है, और कंप्लीट और अनअल्टर्ड होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए और अनअल्टर्ड होनी चाहिए। ब्रांच डिटेल्स जो है वो अनअल्टर्ड होनी चाहिए, यानी ब्रांच अपनी डिटेल्स हेड ऑफिस को भेजेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अगर है तो वो लेजिबल, यानी कि पढ़ने की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए किस चीज़ के लिए? स्टोरेज के लिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक में है, रिट्राइवल के लिए, यानी वहाँ से निकल भी सके, प्रिंट आउट के लिए, यानी कि उसके प्रिंट आउट पे निकल सके, और डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले भी हो सके। ठीक है, वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ऑन क्लाउड, अगर क्लाउड सिस्टम पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो इंटीमेट करना पड़ेगा, कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को, क्या क्या चीज़ें? नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो उससे भी हम सर्विस ले रहे हैं, आईपी एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और एड्रेस ऑफ क्लाउड। आगे सेक्शन 128 में है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे रखे जाएंगे। तो सेक्शन 128 कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे, लेकिन कोई अदर प्लेस पे भी, एनी अदर प्लेस पे भी हम रख सकते हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड। ठीक है, लेकिन जो वो डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको फाइल करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा सच डिसीजन विद इन 7 days, यानी कि जब हमने डिसीजन लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म AOC 5 के अंदर। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच जो है वो कहीं भी रख सकते हैं, ब्रांच में भी रख सकते हैं, लेकिन उस समरी जो है उसकी ब्रांच की वो टाइम टू टाइम देना पड़ेगा ब्रांच को, हेड ऑफिस को। प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, कम से कम 8 साल तक या फिर उससे कम से कम 8 साल तक कंपनी को प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, अगर कंपनी ही 8 साल से कम की एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, तो फिर जितने टाइम वो एग्जिस्ट में उतने टाइम तक उस कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू प्रिजर्व बुक्स ऑफ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बुक्स के प्रिजर्वेशन, ठीक है, कंपनी को 8 साल से ज़्यादा के लिए भी डायरेक्ट कर सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि कंपनी 8 साल से ज़्यादा के लिए अपने बुक्स को प्रिजर्व करे, सिर्फ उसी कंपनी को, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, कौन इंस्पेक्शन कर सकता है? अलाउड ओनली टू डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इफ बुक्स आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया में, देन प्रोड्यूस, अगर बुक्स हमारे आउटसाइड इंडिया और डायरेक्टर मांगता है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मांगते हैं, तो फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या बुक्स सॉर्ट ओनली बाय डायरेक्टर, सिर्फ कौन देख सकता है? डायरेक्टर देख सकता है हिमसेल्फ, एंड नॉट बाय एनी एजेंट और अटर्नी, यानी अगर वो किसी एजेंट को अपॉइंट करता है या अटर्नी को पावर ऑफ अटर्नी देकर अपॉइंट करता है तो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकता, सिर्फ खुद देख सकता है, यानी किसी शेयर होल्डर को भी अलाउड नहीं है, चाहे उसके पास 100% शेयर क्यों ना हो। पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यानी सेक्शन 128 के लिए बुक्स मेंटेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से और वो सारी चीज़ें के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, या फिर एनी ऑफिसर इंचार्ज, यानी कोई भी अगर ऑफिसर इंचार्ज है। अगर कोई भी गलती मिलती है सेक्शन 128 के अंदर तो पेनल्टी है, पनिशमेंट है, मिनिमम 50,000 रुपये ईच ऑफिसर को, या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपये, या फिर बोथ। उसके बाद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करना पड़ता है, यानी सिग्नेचर करेंगे कौन? अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, यानी पूरे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, साइन नहीं कर सकते, तो कौन कर सकता है? कैन बी साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड, चेयरपर्सन साइन कर सकता है कंपनी का, इफ ऑथराइज बाय बोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेयरपर्सन तभी करेगा अगर बोर्ड ऑथराइज करेगा। ठीक है, या फिर 2 डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं, जिसमें से एक डायरेक्टर, कम से कम एक जो डायरेक्टर है, 1 डायरेक्टर मस्ट बी MD, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो CEO साइन कर सकता है अगर वो डायरेक्टर है तो, या CFO और CS, इन दोनों के साइन चाहिए। ठीक है,
ओपीसी में जो डायरेक्टर है वही साइन करेगा। आफ्टर सिग्नेचर और अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के बाद इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर दिया जाएगा ऑडिटर को। उसके बाद है सेक्शन 134 के अंदर बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? अटैच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट बिफोर कंपनी, यानी कि जब जनरल मीटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने देते हैं तो उसके साथ बोर्ड रिपोर्ट भी होगा। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी? मैटर्स एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि जो भी एनुअल रिटर्न है हमारी उसके एक्सट्रैक्ट होंगे जो आरओसी में जाएगा। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी कि कितनी बोर्ड मीटिंग करी है डायरेक्टर्स ने। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट को, ठीक है। यानी इसमें डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं। डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो वो भी बताना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने हैं फ्रॉड, उनके अलावा अगर कोई फ्रॉड होता है जो हमें ऑडिटर को बताए हैं तो वो फ्रॉड हमें बोर्ड रिपोर्ट में बताने पड़ेंगे, ठीक है। कंपनी पॉलिसी ऑन डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी की जो पॉलिसी है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की एंड रेम्यूनरेशन की, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा इसका? क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, यानी कि पॉलिसी तभी बताएंगे अगर कंपनी को नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी मैंडेटरी है सेक्शन 178 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस भी लिखा होगा उसमें, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का। एक्सप्लेनेशन बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर एक्सप्लेनेशन देंगे ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, अगर कोई क्वालिफिकेशन करी है, रिजर्वेशन करी है, एडवर्स रिमार्क है या डिस्क्लेमर है, ठीक है, यानी एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्टर उसको। कौन करेगा ये सारी चीज़ें? मेड बाय ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी इन देयर रिपोर्ट्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटीड और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186, सेक्शन 186 में अगर कोई लोन इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट या कोई अरेंजमेंट कराया है रिलेटेड पार्टी से अंडर सेक्शन 188, तो फॉर्म AOC 2 के अंदर हमें आरओसी को भी बताना पड़ता है। अच्छा, अब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हमने पढ़ा था कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 134 में देगा, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ये बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है। इसमें क्या कहेगा? अकाउंटेबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। डायरेक्टर्स अकाउंटेबल, किस लिए अकाउंटेबल होते हैं? टू सेव गार्ड ऑफ कंपनी एसेट, ये मेन पॉइंट है कि कंपनी के एसेट को सेव गार्ड करने के लिए, ठीक है। और टेक पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे। अब डिस्क्लोजर क्या क्या होगा इसमें? प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंप्लाइंसेस ऑफ लॉ, कि भाई उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमने प्रॉपर कंप्लाइंसेस, हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया है ताकि लॉ को कंप्लाइंस कर सके, TDS के, वैट के, सर्विस टैक्स के सारे। एप्लीकेबल AS फॉलोड, कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, ये सारी बातें डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता रहे हैं कि भाई हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाया। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली, जो भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है, ठीक है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करिए। और अगर हमने नहीं करी, यानी कोई चेंजेस आए, तो रीज़न बताने पड़ेंगे कि क्यों नहीं है। और उसके साथ रीजनेबल जजमेंट एंड एस्टिमेशन, जहाँ जहाँ पे एस्टिमेशन है वहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि हमने किन बेसिस पे एस्टिमेशन ली है। उसके बाद ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, गोइंग कंसर्न और नॉट, यानी कि पहले तो आपको एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है वो भी बताने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है एक पॉइंट इसी के अंदर, डायरेक्टर सफिशिएंट केयर, यानी डिस्क्लोजर में डायरेक्टर बताएगा कि डायरेक्टर ने सफिशिएंट केयर करा है, किसके लिए? सेफ गार्ड ऑफ एसेट कंपनी, प्रिवेंटिंग एंड डिफेंडिंग ऑफ फ्रॉड्स। तो ये हमारा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेज था। उसके बाद है डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए, ठीक है। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहला पॉइंट, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगोइंग, ठीक है। अब इसको करें कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम कहें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसका मतलब है एनर्जी को सेव करना, ठीक है। अब एनर्जी को सेव कैसे करेंगे? इसको याद करने का तरीका है कि एनर्जी को सेव कैसे करेंगे। एनर्जी को सेव कैसे करेंगे? हमें बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम एनर्जी को सेव कर सकें, यानी ये पहला पॉइंट आ गया, एनर्जी को सेव करना। दूसरा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से? हो सकता है टेक्नोलॉजी हम फॉरेन से मंगाएं, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, फॉरेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये 3 पॉइंट ऐसे याद हो गए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज यूज़ करने हैं एनर्जी के, जिससे कि एनर्जी कम यूज़ हो, ठीक है। और
कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट, यानी कुछ ऐसे इक्विपमेंट खरीदनी चाहिए जिससे हमारी एनर्जी कम यूज़ हो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन यानी कि प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज कम होनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा था कि फॉरेन से, कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगोइंग, इनफ्लो और आउटफ्लो इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 135 का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसमें क्या है, एप्लीकेबल कहाँ होता है, जहाँ पे नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। कब, पहले साल भी हो, दूसरे साल भी हो, तीसरे साल भी हो, यानी कि फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर। एनी कंडीशन, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो जाए फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से, ठीक है, या तो नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर या फिर 1000 करोड़ से ज़्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन 3 साल तक फॉलो होनी चाहिए, 3 साल तक कॉन्टिन्यूस 3, एनी कंडीशन फॉर 3 ईयर्स। और ठीक है, तो उस कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा क्या, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। अब CSR कमेटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होंगे, 3 डायरेक्टर होंगे, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, वन ऑफ विच, जिसमें से एक जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। ड्यूटीज क्या होंगी इसकी 2 ही ड्यूटीज है, रेकमेंड करना और मॉनिटर करना। रेकमेंड करेगा बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एक्टिविटीज टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रेकमेंड करेगा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मॉनिटर करेगा CSR पॉलिसीज की भी, CSR जो पॉलिसीज रेकमेंड करी है वो ढंग से काम हो रही नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरी मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो है एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2% एवरी ईयर ऑफ एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर, यानी कि हर साल 2% डालना पड़ेगा। किस चीज़ का 2%, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2%, ठीक है। उसके बाद है कि फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार। ये मई 2016 में भी क्वेश्चन आया था कि वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हमें पता है कि हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें जब हम क्या कहते हैं बोर्ड मीटिंग करते हैं तो उसके जनरल मीटिंग करते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइल करने पड़ते हैं ROC पे, यानी कि MCA पे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे। तो उसका क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं, अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड विच हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स्ड और अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर हियर एंड आफ्टर एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब टाइम लिमिट क्या होती है, 30 दिन के अंदर अंदर, यानी जब हमने AGM करी थी, AGM के 30 डेज के अंदर अंदर हमें बताना पड़ता है, और फाइल करना पड़ता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ AGM, ठीक है। अब फाइलिंग ऑफ अनअडॉप्टेड, अब इसमें 3 चीज़ें हो सकती है। जब हम अपने शेयर होल्डर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे तो वो क्या कर सकते हैं, या तो उसे अडॉप्ट कर लेंगे या उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है AGM ही ना हो, यानी 3 कंडीशन ही बनते हैं खाली, या तो अडॉप्ट करेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर AGM ही नहीं होगी। तो अगर अडॉप्ट नहीं करा तो इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर अडॉप्ट नहीं भी होता तो भी हमें ROC में फाइल करना पड़ेगा एज अ प्रोविजनल बेसिस, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड एट द AGM और एडजर्न AGM सच अनअडॉप्टेड, यानी कि अगर अडॉप्ट नहीं हो रहे या फिर AGM ही नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, AGM नहीं हुई उसके लिए बाद में पढ़ते हैं। वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड एट द AGM और एडजर्न AGM such unadopted financial statement and other document shall be filed with the registrar within 30 days on the date of AGM, यानी unadopted भी फाइल कर दो 30 डेज के अंदर अंदर। अनअडॉप्टेड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोविजनल, तो उसको प्रोविजनल माना जाएगा कि भाई अनअडॉप्टेड आपने फाइल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं छुट्टी हो गई। जब वो अडॉप्ट हो जाएंगे अगली मीटिंग के अंदर, ठीक है, तब आपको जो अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी ROC पे फाइल करने पड़ेंगे। The registrar shall take the unadopted financial statement and other documents in his record as provisional till the financial statement are filled up with him after their adoption in the adjourned general meeting for that purpose, ठीक है। अच्छा, अगर अडॉप्ट हो जाता है, फाइलिंग ऑफ अडॉप्ट हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अडॉप्ट हुई 30 दिन के अंदर उसे फाइल कर दो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अडॉप्टेड इन द एडजर्न AGM, ठीक है,
shall be filed with the registrar within 30 days of the date of such urgent AGM। यानी कि जो अडॉप्टेड नहीं हुए थे तो उसके बाद हमने अगली मीटिंग के अंदर अडॉप्ट करे, तो जब अडॉप्ट हुए अगली मीटिंग के तो उस मीटिंग से यानी जो अर्जेंट मीटिंग थी उससे 30 दिन के अंदर अंदर हमें फाइल करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर एजीएम ही नहीं हुई तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट, अब एजीएम ही नहीं हुई तो अडॉप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो अनअडॉप्ट या अडॉप्शन तो होता ही नहीं है, होगा ही नहीं इस केस में। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बने हुए हैं वही फाइल कर दो, लेकिन उसके साथ साथ रीजन भी बताना पड़ेगा कि एजीएम क्यों नहीं करी गई, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन फॉर नॉट होल्डिंग एजीएम। और फाइल कब करने, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द लास्ट डेट बिफोर विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। यानी जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, जो एजीएम की लास्ट डेट है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर हमें वो जो एजीएम नहीं हुई तो भी हमें फॉलो जो अपने अकाउंट्स हैं वो फाइल करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ओपीसी के अंदर क्या है, 1 person कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर along with all the documents which are required to be attached to such financial statement within 180 days from the closure of the financial statement। यानी 180 दिन के अंदर अंदर उसे फाइल करना पड़ेगा जहां से फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होता है। यानी मैं कहूँगा अगर इसकी डेट तो 30 सितंबर डेट बनती है। ठीक है, अच्छा, जो कंपनी फाइल करती है अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स वो AOC 4 में करती है, AOC 4 में करती है। ठीक है, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए AOC 4 CFS। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है कि नवंबर 16 के अंदर आ जाए, नवंबर 16 में ये पॉइंट आ जाए। क्या, सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 138 कहता है इंटरनल ऑडिट पे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई इंटरनल ऑडिट कहाँ एप्लीकेबल है। बहुत सिंपल है, 4 चीज़ें देखनी है। पहले तो हम कंपनी को 2 हिस्सों में बांटते हैं, हम कंपनी को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट के लिए। तो भाई लिस्टेड कंपनी में तो हमें पता है हर चीज़ एप्लीकेबल है, तो लिस्टेड कंपनी पे तो इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है ही है। अब पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, इसमें हमें 4 चीज़ें देखनी है, लोन, ठीक है, जो लोन हमने ले रखे हैं पब्लिक कंपनी ने, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर या डिपॉजिट, यानी कि जो हमने डिपॉजिट लोगों से ले रखे हैं। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों पे हमें अमाउंट देखनी है, क्या क्या अमाउंट है, बहुत सिंपल अमाउंट है। तो टर्नओवर सबसे ज़्यादा होती है, यानी टर्नओवर 200 करोड़ है, टर्नओवर कितनी है, 200 करोड़। यानी कि अगर हमारी किसी भी साल टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाए तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर पब्लिक कंपनी। ठीक है, सॉरी, ये शेयर कैपिटल था, ये नेट प्रॉफिट नहीं था, ये शेयर कैपिटल था, यानी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ये इसका आधा हुआ, ये इसका आधा हो जाएगा 50 करोड़। ठीक है, ये इसका हाफ हुआ और ये इसका हाफ, और डिपॉजिट इसका हाफ हो जाएगा 25 करोड़। यानी बहुत सिंपल है, पब्लिक कंपनी के लिए 4 चीज़ें देखनी है, लोन, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, डिपॉजिट। सबसे बड़ा होता है टर्नओवर 200 करोड़ हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा लोन, इसका आधा 100 करोड़। उसके बाद जो बड़ी चीज़ आएगी वो पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि इसका भी आधा 50 करोड़। उसके बाद जो लास्ट बचेगा वो इसका हाफ, यानी 25 करोड़। यानी अगर पूरे साल में, ठीक है, हमारी ये चीज़ होती है, इनमें से कोई भी एक, तो फिर उस पर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कोई पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जहाँ पे 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, पिछले साल, टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कंपनी के लिए और ज़्यादा सिंपल है, हमें सिर्फ 2 कंडीशन देखनी है, टर्नओवर की और लोन की, टर्नओवर और लोन की, और वही कंडीशन है जो यहाँ पे थी, वही कि टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर जो हमारे आउटस्टैंडिंग लोन है प्राइवेट कंपनी के वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि सेक्शन 138 में इंटरनल ऑडिट करेगा कौन, एवरी कंपनी जिसके लिए सेक्शन 38 एप्लीकेबल हो गया अपॉइंट करेगी इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर जो होगा, ठीक है, वो क्या क्या करेगा,
फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, सच अदर प्रोफेशन एज मे बी डिसाइड बाय द बोर्ड। यानी कि कोई भी अदर प्रोफेशन का पर्सन भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय, यानी कंपनी का एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मे बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर वेदर और नॉट ही इज एंगेज इन प्रैक्टिस, यानी कि अगर वो जॉब कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट या नहीं भी कर रहा, प्रैक्टिस में है या नहीं है, वेदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इन प्रैक्टिस और इन ए जॉब, देन ही कैन ऑल्सो बी एन इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर की तरह वो काम कर सकता है। ठीक है, मैनर एंड इंटरवेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल प्रिस्क्राइब्ड द मैनर एंड इंटरवेंशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी इन विच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड बाय द बोर्ड। तो ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी बोर्ड शैल, अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, सेक्शन 177 या 6 के अंदर है कुछ, द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड शैल इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। यानी कि अगर किसी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है तो ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर के साथ बैठ के इसको फंक्शन प्लानिंग ये सब करेगी। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? इफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी सेटिस्फाई एनी ऑफ द क्राइटेरिया लेट डाउन बिलो, ठीक है, तो इट शेल विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट सेक्शन 130 विद द रिक्वायरमेंट, तो 6 महीने के अंदर उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंटरनल ऑडिट हम पढ़ेंगे ऐसे 610 के अंदर। ठीक है, 610 के अंदर।